नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि सरकार भारत में नवनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो का कंपोर्टमेंट उद्योग और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा है कि 1 अगस्त से 11 सितंबर तक कुल 736 अफगानों ने भारत में शरण लिया है, नए रजिस्ट्रेशन करवाया है इन्होंने। और इसमें आगे कहा गया है कि भारत में अफगानों के पंजीकरण और सहायता के बढ़ते अनुरोधों को पूरा करने के लिए वह अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों एजेंसी ने कहा है कि वह वीजा जारी करने और समय सीमा बढ़ाने के साथ सहायता और समाधान सहित अफगान नागरिकों से संबंधित मामलों पर सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दे दी है। मालूम हो कि यह सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसके बाद दूसरे डोज की जरूरत नहीं होगी। भारत में अभी जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं, उनकी 2 डोज लगवानी पड़ती है। देश में टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रतिदिन औसतन 65 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना टीके के 61,15,690 डोज लगाए गए हैं। कुल अब तक 75.89% टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार 76,68,216 सत्रों में अब तक देश भर में कोरोना के टीकों की 75,89,12,277 खुराक लगाई जा चुकी है। एक बार फिर कानपुर का आतंकी कनेक्शन सामने आया है और दिल्ली में पकड़े गए आतंकी ओसामा से संबंध रखने वाले संदिग्ध आतंकी की तलाश में दिल्ली के स्पेशल पुलिस सेल और यूपी के एटीएस ने कानपुर में डेरा डाल दिया है। आज रावतपुर गांव और जाजमऊ में कई स्थानों पर छापा मारकर आतंकी की तलाश की। बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिए गए ऑपरेशन के सफलता के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया प्रीमियर लीग से जुड़े बड़ी घोषणा की है। बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है कि टूर्नामेंट के 14वें सीजन के बचे हुए मुकाबलों का मजा दर्शक स्टेडियम में जाकर उठा पाएंगे। आईपीएल के 14वें सीजन के बचे हुए मुकाबलों की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में की जा रही है। पहला मैच 5 सितंबर को चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक अरसे बाद आज मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल और बादल पिता पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया है। सिद्धू ने कहा है कि डंके की चोट पर कहता हूं कि 3 कृषि सुधार काले कानून की नींव बादलों ने रखी है, वहीं इसके नीति निर्माता हैं और इसके साथ ही कहा कि ये किसानों के गुनाहगार हैं। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि केरल ने अपनी कोविड-19 पीक को पार कर लिया है और अगले 2 हफ्तों में राज्य के मामलों में गिरावट शुरू होनी चाहिए। राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले हुए केरल में सीरो सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश आबादी असंवेदनशील थी, लेकिन नवीनतम सीरो सर्वेक्षण से पता चलता है कि 46% में वैक्सीन या संक्रमण के कारण एंटीबॉडी थी। राज्य द्वारा किए गए उपाय केवल प्रसार को धीमा करते हैं। देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है, जिस कारण रेलवे ट्रैक के आसपास जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वजह से काफ़ी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। ओडिशा, बंगाल और गुजरात समेत कई राज्यों में लगातार बारिश के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं ओडिशा में एक मालगाड़ी के डिरेल होने के कारण भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद अब देश के कई और राज्यों में बारिश के हालात चिंताजनक हो गए हैं। ओडिशा में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के 4 लोगों की जान जा चुकी है। 20 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश हो रही है। खड़गपुर में भीषण जल जमाव की सूचना मिली, जिससे बंगाल और ओडिशा के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की भारी कमी का सामना कर रहे ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों करने के लिए 2 और सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता और ट्रिब्यूनल में रिक्तियों में संबंधित मामलों की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख से नाराजगी जताई। गोवा के पणजी में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें NH-17 पर गोवा महाराष्ट्र सीमा पर राज्य के पत्रदेवी रोड चेकपोस्ट पर प्रवेश के दौरान किसी भी तरह का प्रोटोकॉल देखने को नहीं मिला। अब वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद उत्तरी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को सभी वाहनों को विशेष रूप से यात्री बसों की जांच अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। देश में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश को बेहतर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिन की उनको बधाई। इसके अलावा उन्होंने एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई अब अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी होगी। पढ़ाई का मॉड्यूल तैयार करने वाले के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। समिति के सुझाव के आधार पर ही पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार किया जाएगा। यह बात मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने निवास पर हिंदी दिवस के मौके पर बताई। विश्वास सारंग ने कहा कि छात्र के पास विकल्प रहेगा कि वह अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना चाहता है या अंग्रेजी में। सारंग ने कहा कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा से गरीब, ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करने का प्रावधान किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान के छात्रों के वीजा विस्तार का अनुरोध गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। ICCR अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के कारण भारत में पढ़ रहे छात्र अपने वतन वापस नहीं जाना चाहते हैं। सहस्त्रबुद्धे ने नालंदा महाविहार में इस साल के अंत में होने वाले पहले विश्व बौद्ध सम्मेलन की घोषणा भी की है। ICCR अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले चुके अफगानी छात्र आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास होगी। यह जानकारी गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। रूपाली सरकार के सभी मंत्रियों को बदला जा सकता है। भूपेंद्र पटेल की नई सरकार में एक भी वर्तमान और पूर्व मंत्री की जगह नहीं मिलेगी। यह एक अपने आप में अलग तरह का मंत्रिमंडल होगा। सूत्रों के माने तो अगर कुछ दिन भी कोई नेता मंत्री पद पर रहा है तो उसे इस सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन के नीतियों की जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान खुले तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध आतंकवादियों और उनके संगठनों का समर्थन और वित्त पोषण करता है, जो राज्य की नीति के रूप में प्रतिबंध है। पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों समुदाय के हजारों महिलाओं और लड़कियों का अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण का शिकार है। संघाई सहयोग संगठन परिषद के देशों की शिखर बैठक 17 सितंबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित होगी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इसके पूर्ण अधिवेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। दुशांबे में भारत के प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इस बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी शिरकत करेंगे। इमरान 2 दिन के दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंचे हैं। भारत में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत अतुल केशव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात की है। केशव ने बैठक के बाद कहा कि भागवत के साथ उन्होंने सार्थक बातचीत की। बातचीत में भारत की विविधता, लोकतंत्र, समावेशिता तथा बहुलवाद की परंपरा वास्तव में कैसे एक महान राष्ट्र की शक्ति में एवं ताकत सुनिश्चित कर सकती है। केशव ने कहा मंगलवार कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात भी की थी।
पिछले साल चीनी सेना ने बिना किसी खास कारण के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसकी वजह से भारत व चीन के रिश्तों में बड़े बदलाव आ गए हैं। भारत के लिए फिलहाल चीन के साथ रिश्तों का तालमेल बिठाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अभी जो हालात बने हैं उसे देखते हुए चीन के साथ रिश्तों में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित भारतीय दूतावास सुरक्षित है और यह काम कर रहा है। भारत सरकार की ओर से यहां के स्थानीय स्टाफ की सैलरी समय पर दी गई है। रखरखाव का खर्च भी दिया गया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि काबुल दूतावास से नियमित रूप से संदेश प्राप्त हो रहे हैं। कर्मचारियों ने दूतावास को सुरक्षित बताया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने यहां अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से अलग है। भारत में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। केरल राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश के सभी राज्यों में कोरोना काबू में नजर आ रहा है। वहीं मामलों में कमी देखते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार बहुत जल्द पर्यटक वीजा जारी करने पर विचार कर रही है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि राज्य में पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर वैक्सीनेशन व रक्तदान को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महीने की 17 तारीख को जब पीएम मोदी का जन्मदिन है, हम बड़ा रक्तदान और टीकाकरण अभियान की योजना बना रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में चोरों और पॉकेट मारों की खूब बोलबाला रहा। कई पुलिसकर्मियों की बाइक चोरी हो गई तो कई लोगों के पॉकेट मारों ने पॉकेट काटकर मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बुलंदशहर के मरोरा पावर प्लांट क्षेत्र के बैराज की हालत बेहद खस्ता है। बैराज के दोनों साइड की ग्रिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, बैराज पर बनी पुलिस चौकी भी पूरी तरह से खस्ता हालात में है, जो कभी भी जमींदोज हो सकती है। लेकिन सिंचाई विभाग अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए है। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में महिला से अश्लील बातें करना युवक को भारी पड़ गया। इसी बहाने से घर से बुलाकर महिला के परिजनों ने युवक को लाठी डंडों से पिटाई कर दी। फोटोग्राफर युवक को लाठी डंडों से पीटने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि काफी समय से आरोपी युवक महिला से बातें कर रहा था और यह घटना सदर एसडीएम कार्यालय के पास की बताई जा रही है। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक और महिला परिजनों के हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर बरेली के नवाबगंज क्षेत्र से है, जहां महिला के साथ छेड़खानी के मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक नवाबगंज में दवाई लेकर अपने गांव लौट रही एक महिला के साथ टुक चालक ने छेड़खानी की थी और महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया गया। महिला के शोर मचाने पर गुजर रहे राहगीरों को देखकर टुक चालक फरार हो गया।
खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां के सिटी बाईपास के पास बनी एक कुरकुरे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस हादसे की खबर पुलिस और दमकल को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बठिंडा के राजेंद्र कॉलेज की छात्राओं ने बड़ी संख्या में शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मांग की कि जो कच्चे अध्यापक हैं उन्हें पक्का किया जाए और जो उनके ऊपर कॉलेज ने नाजायज पीटीए फीस वसूली की है और उसे रद्द किया जाए। इस संदर्भ में बर्दाश्त कर रहे छात्रों ने बताया कि हर साल फीस में इजाफा हो रहा है, सरकार कच्चे अध्यापकों को पक्का नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकम का आज जन्मदिन है और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। इसी मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम सब कार्यकर्ताओं की ओर जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको ढेरों बधाई। आपके कुशल नेतृत्व में संगठन ने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। सितंबर के महीने में भी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट तक जारी कर दिया है। रायपुर में हो रही बारिश से निगम की पोल खुलकर सामने आ गई है। शहर के ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो गए हैं। पानी निकासी को लेकर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने निगम में अधिकारियों को निगम मुख्यालय में बारिश से निपटने के लेकर आवश्यक बैठक भी ली। प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने किसानों का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन का श्रेय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के बाद अब वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी डेंगू बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर इंदौर में जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। इसके मद्देनजर डीएम मनीष सिंह अपनी संयुक्त टीम के साथ मालवा के पतरे वाली बस्ती में पहुंचे, जहां अधिकारियों ने लोगों को डेंगू से बचाव के तरीके को लेकर अवगत कराया। मध्य प्रदेश सरकार एक ओर जहां भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। मामला रीवा के हनुमाना जनपद पंचायत का है, जहां जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ने सीईओ को ज्ञापन पत्र देते हुए कहा कि 3 सालों में क्या काम कराए गए हैं और कितना खर्च हुआ है, इन सब की कोई भी जानकारी नहीं है। बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। कारण है एक सांसद के एम्बुलेंस में भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी। बता दें कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार उनके सांसद निधि से दिए गए एम्बुलेंस में 280 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। शराब बरामद की खबर मिलने पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया कि एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध हो या न हुई, पर शराब की तस्करी के लिए उपलब्ध है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को खोले जाने के संकेत अब मिलने लगे हैं। राज्य सरकार जहां हाईकोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है, तो वहीं अब पुलिस ने भी 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि यदि 4 धाम यात्रा शुरू की जाती है तो पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की जा चुकी है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह ने राज्य के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई है। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव एस संधू ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्रिमंडल के लोग मौजूद रहे।
उत्तराखंड में आप पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण कालीपेट मंदिर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीठाधीश्वर आचार्य कैलासानंद गिरी के मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया है। आचार्य कैलासानंद गिरी ने शॉल, रुद्राक्ष की माला और नारियल देकर उनका स्वागत कर आशीर्वाद दिया। राज्य के पंजीकृत सांस्कृतिक कलाकारों के दलों से ऑडिशन कराने के खिलाफ कलाकारों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के बैनर तले कलाकारों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पारंपरिक प्रधानों और लोक वाद्य यंत्र, ढोल, दमाओं के साथ पहुंचे कलाकारों ने अल्मोड़ा के चौघाना पाट चौक में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने के लिए शुरुआती में शहर लोग आगे आए थे, तब बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सजग नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन इस दौरान हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में वैक्सीन लगाकर कोरोना का सुरक्षा कवच लेने में ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बहादुराबाद ब्लॉक में अभी तक करीब 95% लोगों को कोरोना के टीके की डोज दी जा चुकी है। बालाघाट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में 126 समितियों के पर्यवेक्षकों एवं संस्था प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई गांवों से संबंधित समितियों के पर्यवेक्षकों और संस्था प्रबंधकों के साथ समिति के डॉक्टर और ऑपरेटर शामिल हुए। इस दौरान राजीव सोनी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी तमाम परेशानियों को लेकर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल संकट सहित अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद बीजेपी पार्षदों के दल को मुख्यालय में प्रवेश दिया गया। दल ने महापौर प्रमोद दुबे के कक्ष में पहुंचकर तत्काल आयुक्त के कमरे में बुलाकर पानी की समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग की। मध्य प्रदेश में डेंगू चिकनगुनिया पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रांत व्यापी डेंगू प्रहार महाअभियान का शुभारंभ किया है। भोपाल के डेंगू प्रहार महाअभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि महाअभियान आप सबकी सहभागिता से सफल होगा। हम डेंगू पर नियंत्रण करने में सफल होंगे। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा। आईटी टीम अभी सोनू के मुंबई स्थित दफ्तर पर मौजूद रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोपों के बाद आईटी की टीमों ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को कहा है कि श्रीनगर शहर में अभी भी 4 आतंकवादी सक्रिय हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने या उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में एक खेल आयोजन में इतर संवाददाताओं से कहा है कि श्रीनगर शहर में 4 आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं। हम या तो उन्हें गिरफ्तार करने या ऑपरेशन में उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों और नीयत के चलते ही देश में बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली माहौल तैयार हो पाया है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जहां झुग्गी वहीं पर मकान पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कुछ समय के लिए जहां झुग्गी वहीं पर मकान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र की एक दूसरी योजना को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया है।
बयान में सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार 47,511 छोटे घर स्लम के लोगों के लिए बना रही थी। इनमें से काफ़ी घर तैयार हो चुके हैं। 9,104 के लिए पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन केंद्र ने आदेश दिया है कि इन सभी 47,000 घरों को स्लम के लिए न देकर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत सौंपा जाए। केंद्र को इस सिलसिले में पत्र लिखा गया है। हम सब स्लम वालों को घर नहीं दे पाएंगे। एएनबी न्यूज़ एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।